Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecturer post of zoology. So yesterday we have discussed about blood grouping, ABO blood grouping and RH blood grouping system. So now we are going to discuss about blood coagulation. So blood coagulation is the mechanism by which blood turns into a gel-like substance to stop further bleeding and repairs the blood cells. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ब्लड कोगुलेशन का मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग करवाना है। ब्लड कोगुलेशन का मतलब है ब्लड क्लॉटिंग करवाना। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग करवाना ताकि ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग को रोकने के लिए और ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। ओके, तो दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस का मतलब क्या है? हेमोस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी। जब आपके ब्लड वेसल्स में कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पर आपकी बॉडी उसको ब्लीडिंग को रोकती है। उस प्रोसेस को बोला जाता है हेमोस्टेसिस। ठीक है, तो हेमोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप जो ब्लड लॉस है उसको प्रिवेंट किया जाता है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जाता है, वुंड्स को हील किया जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, अगर हम पढ़ने वाले पूरा स्टेप आएगा जिस उस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद क्लॉट बनता है और क्लॉट बनने से आपका जो एक्सेसिव ब्लड लॉस है वो प्रिवेंट होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग is the process to stop bleeding. Okay, it's a process to repair blood cells. ठीक है, और ब्लड कोगुलेशन से आपका क्या हो रहा है? हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस आपका प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिससे बॉडी जो है ब्लीडिंग को रोकती है। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकती है, वुंड्स को हील करती है। ठीक है, आफ्टर फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स to prevent excessive blood loss. So it involves a cascade of enzymatic reactions. तो एक पूरा बहुत सारी reactions हैं, हम एक एक करके सब पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका क्लॉट बनता है और आपकी इंजरी जो है वो सील हो जाती है। So ये प्रोसेस आपका मेनली 3 स्टेजेस में डिवाइड हुआ है, that is called vascular spasms, platelet plug formation and blood coagulation. तो वैस्कुलर स्पैस्म में क्या होता है कि देख लो, जब आपका कोई ब्लड वेसल आपका इंजर्ड हो जाता है, तो आपको कोई इंजरी लगी, तो इमीडिएट रिस्पांस क्या होता है? इमीडिएट रिस्पांस होता है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाई जाए। वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाए। जब भी कोई चोट लगती है, ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाते हैं, तो सबसे पहला होता है कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाए। जब आप ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ब्लड का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद होगा आपका सेकेंडरी मैकेनिज्म। तो ये था आपका प्राइमरी मैकेनिज्म कि आपके ब्लड के फ्लो को रिड्यूस करना है। ठीक है, फिर सेकेंडरी मैकेनिज्म में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होंगे। ठीक है, जो कि आपके वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को फर्दर सस्टेन करके रखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट रखने में हेल्प करेंगे ये केमिकल्स लाइक सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन। तो ये केमिकल्स आपके प्लेटलेट सेल्स से सिक्रीट होंगे और ये केमिकल्स आपके वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट रखने में हेल्प करेंगे। तो पहला जो स्टेप होगा कि ब्लड के फ्लो को रिड्यूस करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कि अब वहां पे जो इंजरी साइट है वहां पे आपके प्लेटलेट सेल्स, हमने ब्लड के सेल्स पढ़े थे ना, प्लेटलेट्स, तो वो प्लेटलेट सेल्स वहां पर आ जाएंगे इंजरी साइट पे और वहां पे टेम्पररी एक प्लग बना देंगे। ठीक है, वहां पे एक टेम्पररी प्लग बना देंगे। तो जब प्लेटलेट्स जो है क्योंकि जब आपकी स्किन को या आपके ब्लड वेसल्स इंजर्ड होंगे तो उनके जो कोलाजन है वो एक्सपोज हो जाएंगे।
है ना। तो जब आपके प्लेटलेट्स उन एक्सपोज्ड कोलेजन्स के कांटेक्ट में आएंगे तो वो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स आपके कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि ज्यादा प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और वहां पे प्लेटलेट प्लग बना देंगे। तो सबसे पहला स्टेप हुआ कि आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया गया, ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया गया। दूसरा स्टेप हुआ कि वहां पर प्लेटलेट्स प्लग बना, प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स जो थे वो एक्सपोज्ड कोलेजन के कांटेक्ट में आए। वो कोलेजन कहां से आया था, जो आपकी ब्लड वेसल इंजर्ड हुई थी उस ब्लड वेसल्स के कोलेजन एक्सपोज हो गए, प्लेटलेट्स उस कांटेक्ट में आए, वो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए, प्लेटलेट्स ने कुछ केमिकल्स सिक्रीट किए, उस केमिकल्स की वजह से मोर प्लेटलेट्स जो हैं वो उस इंजरी साइट पे आए और उन्होंने प्लेटलेट प्लग बना दिया, ठीक है। इसके बाद आपकी सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं जिसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपका क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स थे। 1 is to reduce the blood flow by constricting the blood vessels. Second step is to activate the platelets, and third step is to form the blood clot, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म है ये 2 पाथवेज से इनिशिएट होगा। इट इज इनिशिएटेड बाय 2 पाथवेज, वन इज इंट्रिंसिक पाथवे एंड वन इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। सो अभी हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या है, पर पहले मैं आपको ये बता दूं अगेन, प्राइमरी हेमोस्टेसिस मतलब कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, हेमोस्टेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ स्टॉप ब्लीडिंग, है ना, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के प्रोसेस को बोलते हैं हेमोस्टेसिस। तो प्राइमरी हेमोस्टेसिस में आपके 2 स्टेप्स थे, वन इज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड वन इज प्लेटलेट प्लग। तो अगेन जब आपको कोई इंजरी लगती है तो इंजरी अगर आपके मतलब किसी भी ब्लड वेसल में है, किसी वेस्कुलर वॉल में इंजरी लग रही है तो आपके ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, ब्लड का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और दूसरा स्टेप है प्लेटलेट प्लग, कि उस इंजरी साइट पे आपके प्लेटलेट्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, आपके इंजरी साइट्स पे आपके प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे आपके इंजरी साइट पे, ठीक है। और प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट करेंगे प्रोसेस को टू फॉर्म क्लॉट, ठीक है। तो इसके बाद आपका आ जाएगा सेकेंडरी हेमोस्टेसिस जिसको हम कोआगुलेशन बोलते हैं। इज द प्रोसेस जस्ट स्टेबलाइजेस द इनिशियल प्लेटलेट प्लग। तो अब आपका जो प्लेटलेट प्लग बना है उसको स्टेबलाइज करना और क्या बनाना है, एक क्लॉट बनाना है, ठीक है। तो वो क्लॉट कौन बनाएगा, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस प्रोसेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। सो secondary hemostasis is the process that stabilizes that platelet plug formed during primary hemostasis by creating a fibrin mesh, ठीक है। तो एक mesh create होता है, fibrin mesh, ये mesh strengthened होगा, ठीक है, इस plug को reinforce करेगा, stable blood clot बनाने में help करेगा, ठीक है। और इसके अंदर ये क्लॉट ऐसे नहीं बन जाएगा अपने आप, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, पूरा एक कैस्केड मैकेनिज्म होगा, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे जो स्टेप्स में रिएक्ट करेंगे और एक क्लॉट बनाएंगे, ठीक है। सो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में क्या होगा, कास्केड मतलब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और आपका फिब्रिन बनाएंगे, ठीक है। और ये किसके थ्रू होगा, बाय 2 प्रोसेसेस कॉल्ड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज, ठीक है। तो फाइनल स्टेप क्या होगा, जो आपका फिब्रिन है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्टेबल क्लॉट। तो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम बिल्कुल देखेंगे एक एक करके, पर उससे पहले देख लो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर 1 जिसको फिब्रिनोजेन बोलते हैं, फैक्टर 2 जिसको प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, फैक्टर 3 जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, फैक्टर 4 that is your calcium, factor 5 that is proaxalene और लेबाइल फैक्टर, फैक्टर 6 जो है, जो फैक्टर 6 को हमने डिनाई कर दिया है, फैक्टर 6 को डिनाई कर दिया है कि ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर 7 इज स्टेबल
सर्वाइवल फैक्टर, प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर 8 एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 थ्रोम्बोप्लास्टिन और क्रिसमस फैक्टर बोला जाता है, फैक्टर 10 को स्टोर्ड पावर फैक्टर बोला जाता है, फैक्टर 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोला जाता है, फैक्टर 12 हिगमैन फैक्टर एंड फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, हमारे 13 फैक्टर्स थे। सो एक्सट्रिंसिक पाथवे आपका शॉर्टर पाथवे होगा। ठीक है, ये दोनों पाथवे किसके? सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के। ठीक है, ये शॉर्टर पाथवे होगा आपका। ठीक है, और जब भी कोई ब्लड वेसल को डैमेज लगता है तो टिश्यूज जो है, ये फैक्टर्स जो हैं ये रिलीज होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 7 को, फैक्टर 7A में। ठीक है, फिर फैक्टर 7A कन्वर्ट होगा फैक्टर 10 में, फैक्टर 10 कन्वर्ट करेगा फैक्टर 10A में। तो इसको देखते हैं इस तरह से। देखो क्या होता है, आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे किस तरह से चलता है। देखो, आपका कोई इंजर्ड टिश्यू था। ठीक है, इस तरह से समझो, आपका कोई इंजर्ड टिश्यू था। ठीक है, सो इस इंजर्ड टिश्यूज से आपका रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और अब मुझे जल्दी से बताओ ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा फैक्टर है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका फैक्टर कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3। ठीक है, आपका फैक्टर 3। ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 9। ठीक है, और सिर्फ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है फैक्टर 3। ठीक है, उसने क्या करना है आपका, अगर मैं सिंपल से मैं बोलूं, फिर ये क्या करेगा, ये आपका जो फैक्टर 10 होगा जो कि इनएक्टिव है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन उसे क्या करेगा, एक्टिव 10A फैक्टर में कन्वर्ट करेगा। एक्टिव 10A फैक्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 5। ठीक है, तो ये मैं ए लिख रही हूँ, ए का मतलब है एक्टिवेट। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो एक्टिवेट होगा जब कोई आपके वेस्कुलर सिस्टम को इंजरी होगी, ट्रॉमा होगा। ठीक है, और ये जो बहुत रैपिड प्रोसेस है, एकदम से होगा। ठीक है, जैसे आपको की जो इंजरी होती है। ठीक है, और इसमें आपका एक और स्टेप होता है, दैट इज जो आपका प्रो कन्वर्टिन है, दैट इज फैक्टर 7, वो कन्वर्ट होता है फैक्टर 7A में। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जनरेट होता है फैक्टर 10A। ठीक है, तो मैंने यहां पे यही लिखा था ना कि रिलीज विच इन टर्न टिश्यू फैक्टर्स आर रिलीज इन विच इन टर्न एक्टिवेट्स फैक्टर 7 टू फैक्टर 7A। ठीक है, फैक्टर 7A फर्दर एक्टिवेट्स फैक्टर 10 इनटू फैक्टर 10A। ठीक है, सो आपके जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने आपका एक्टिवेट किया इसको। ठीक है, और इसने एक्टिवेट कर दिया आपके फैक्टर 10A को। तो इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेटेड फैक्टर 7 विल एक्टिवेट फैक्टर 10। ठीक है, और आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। तो इसकी भी थ्योरी से बेटर हम इसको यहां से समझते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है? एक पाथवे काफी स्लो पाथवे है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपका जो ब्लड था, ब्लड एक्सपोजर टू कोलेजन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड जो है एक्सपोज हुआ टू द कोलेजन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से आपका फैक्टर जो 12 था वो एक्टिवेट हुआ। फैक्टर 12 ने आपका एक्टिवेट किया फैक्टर 11 को। ठीक है, ये पूरा कैस्केड मैकेनिज्म है। देन फैक्टर 11 एक्टिवेट करेगा आपके फैक्टर 9 को। ठीक है, देन फैक्टर 9 जो है वो एक्टिवेट कर रहा है आपके फैक्टर 10 को। अगेन आ जाके 10 हुआ।
ठीक है। बट अगेन यहां पर ना बीच में आ जाएगा फैक्टर 8, ठीक है। फैक्टर 8 एक्टिवेट होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सेकेंड, ठीक है, वो एक्टिवेट होगा और वो इसको एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो फैक्टर 10A क्या कर रहा है, फैक्टर 10A अगेन जो है विद हेल्प ऑफ फैक्टर 5 जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रहा है, ठीक है। तो यही पूरा है, इसमें मैंने बोला था कि ये पूरा आपका स्टार्ट होगा फैक्टर एक्टिवेटिंग फैक्टर 11 टू फैक्टर 11A, फैक्टर 12 होगा, ठीक है। फैक्टर 9A गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है। देन आपका प्रोसेस इज नोन एज कास्केड, क्योंकि पूरा कीप्स ऑन गोइंग एंड एक्टिवेटिंग मोर फैक्टर्स इन अ कास्केड, ठीक है। तो यही आपका पूरा प्रोसेस है। तो फैक्टर 12 ने 12A को एक्सपेक्ट किया, 12A ने 11 को किया, 11 ने 9 को किया, 9 और आपके 8 ने मिलके 10 को किया, ठीक है। 11 आपके 12 को किया, ठीक है। और आपका 12 से आपका क्या बन गया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो आपका दोनों पाथवे में आपका क्या बना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो आपका कॉमन पाथवे क्या आ जाएगा, कॉमन पाथवे देखते हैं क्या होता है। तो कॉमन पाथवे में आपका इंट्रिंसिक से और आपका एक्सट्रिंसिक से, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ने दोनों ने मिलके आपका बना दिया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, बना दिया। अब दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इन्होंने बना दिया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो कि क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर रहा है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर रहा है इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा आपके फिब्रिनोजेन को, ठीक है। फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट करेगा और फिब्रिन में बना देगा, ठीक है। फिब्रिन जो है उसकी पॉलीमराइजेशन होगी, मतलब बहुत सारे फिब्रिन थ्रेड्स बनेंगे, ठीक है। पॉलीमराइजेशन होगी और फैक्टर 8 उसको हेल्प करेगा टू फॉर्म फिब्रिन थ्रेड्स, बहुत सारे थ्रेड्स बन गए, ठीक है। थ्रेड्स बनने के बाद वहां पे बन जाएगा क्लॉट, ठीक है। फिब्रिन का मैश बनेगा और मैश विल कन्वर्ट इनटू अ क्लॉट। तो दिस इज अ कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है तो वहां से आपका कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉमन पाथवे में आपके दोनों के आ जाएंगे, एक्सट्रिंसिक वाले भी आ जाएंगे और आपके इंट्रिंसिक वाले भी आ जाएंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के बाद वहां पे फिब्रिन स्ट्रैंड्स बनेंगे, फिब्रिन स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और आपका एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। और मैश स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में हेल्प कौन कर रहा है, प्लेटलेट प्लग, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्लेटलेट प्लग बन चुका है, ठीक है। तो प्लेटलेट प्लग जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा इस फिब्रिन स्ट्रेप की वजह से और आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा क्लॉट, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हुआ इंजरी, इंजरी होने के बाद क्या हुई, आपके ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुए ताकि ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो सके। ब्लड का फ्लो जब रिड्यूस हुआ तो आपका क्या हुआ, वहां पे प्लेटलेट्स आए, वहां पे प्लेटलेट प्लग बन गया। प्लेटलेट प्लग बनने के बाद आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे हुआ एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे हुआ, दोनों से आपका बना फैक्टर 10A। फैक्टर 10A इज अ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन में, ठीक है। थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में, फिब्रिन की पॉलीमराइजेशन होगी, वहां पर फिब्रिन के थ्रेड्स बनेंगे, ठीक है। फिब्रिन के थ्रेड्स जो है स्टेबलाइज करेंगे प्लेटलेट क्लॉक को, वहां पे जो प्लेटलेट प्लग बना था उसको स्टेबलाइज करेंगे और वहां पे क्लॉट बना देंगे, ठीक है। और कैल्शियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन क्लॉटिंग, कैल्शियम आयंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं क्लॉटिंग में, विटामिन के इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लॉटिंग में, ठीक है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथ में आपका क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो अब कुछ होते हैं एंटीकोगुलेंट्स जो कि ब्लड थिनर्स होते हैं, ठीक है। जब आपका ब्लड बहुत ज्यादा क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड में, जब ब्लड की फॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है तो ब्लड को थिन करना पड़ता है, क्योंकि अगर क्लॉट्स बन जाएंगे तो उसके वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट्स क्या करते हैं, आपके नेचुरल क्लॉटिंग प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। क्लॉट्स बनाने के प्रोसेस को रोकते हैं, ठीक है, उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट्स ना बनाए,
अगर ब्लड ज्यादा थिक हो जाता है तो ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। अगर ब्लड के क्लॉट्स बन जाएंगे तो क्या होगा, हार्ट अटैक वगैरह हो सकते हैं आपके, क्योंकि ब्लड का फ्लो रिड्यूस होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एंटी कोगुलेंट्स हैं जैसे कि वारफरिन, जो कि विटामिन के का एंटागोनिस्ट है, उसके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, हेपरिन, ठीक है, हेपरिन आपका एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, हेपरिन आप इंजेक्शंस के थ्रू इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर सकते हो। वारफरिन आप ओरली कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपका राइवरोक्स बैन है। ठीक है, इडोक्सा बैन है। ठीक है, तो ये कुछ आपके एंटीकोगुलेंट्स हैं जो आपके ब्लड थिनर का काम करते हैं, आपके क्लॉट्स बनाने की एबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ताकि आप हार्ट अटैक्स वगैरह की कंडीशन से बच सको। ठीक है, so for further videos do like and subscribe study with Palak. For PDF class updates and MCQs you can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you can interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.